हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आप सभी का स्वागत करता हूं आज की साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ, सीडिंग, फीडिंग इसके बारे में आपको जानकारी दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस इंग्लिश वर्ड होता है ये। इसका उद्दीपन का मतलब क्या होगा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों देखिए, आप बहुत सारी जानकारी या कुछ जानकारी आपको पता होगा। बगीचों में आप जाते हैं तो जैसे कि जब बगीचों में आप जाते हैं तो तितली फूलों को आकर्षित करती है। तितलियां क्या करती हैं बच्चों? फूलों को वो क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तितलियां पुष्पों की सुगंध से संवेदित होकर के अपना भोजन ढूंढती है। मतलब तितली जो होती है उस सुगंध के माध्यम से उसको संवेदित करती हैं और अपना भोजन ढूंढने की कोशिश करती हैं। पुष्पों के मकरंद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पुष्प का जो मकरंद होता है, जैसे वो मकरंद किनारे किनारे जो पार्ट बने होते हैं उसको ग्रहण करते हैं और अपना वह भोजन बनाती हैं। तो बच्चों डिफिनेशन क्या निकल के आ जाती है? परिवर्तन के प्रति स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए की गई क्रिया। परिवर्तन के प्रति स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए क्या? परिवर्तन के प्रति स्वयं को व्यवस्थित, परिवर्तन के प्रति स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए की गई क्रिया। व्यवस्थित करने के लिए की गई क्रिया उद्दीपन कहलाती है। की गई क्रिया उद्दीपन कहलाती है। यानी परिवर्तन के प्रति स्वयं को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए जो क्रिया होती है वो की गई क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? उद्दीपन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जो किसी जीव में उद्दीपन को उत्पन्न करता है। क्या है बच्चों? वह परिवर्तन जो किसी जीव में उद्दीपन को उत्पन्न करता है अनुक्रिया कहलाती है। और इसे अनुक्रिया को हम ऐसा भी कह सकते हैं, वह परिवर्तन जो जीव में उद्दीपन को उत्पन्न करता है। यानी जीव में उद्दीपन का मतलब क्या हुआ? निश्चित रूप से उसको एक्साइटेड किया जाएगा। उद्दीपन एक्साइटेड मतलब क्या हो जाएगा? उसे उत्तेजित किया जाएगा और वह क्या होगा? आकर्षित करने की या उस पर कार्य करने की जो क्रिया होती है वह क्या करेगा? उद्दीपन। जीव द्वारा स्वयं को संभालने के लिए की गई क्रिया उद्दीपन कहलाती है। यानी जीव द्वारा स्वयं को संभालने, एक संतलाश में अंतर मतलब आप कह सकते हैं कि जीवों के द्वारा अपने आप को स्वयं को संभालने की क्रिया। एक बार जरा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपको मैं कुछ एक फाइंड कर देता हूं, आपको कुछ या तो कमेंट कर दूंगा या तो किसी की तुलना कर दूंगा, तो आपके अंदर ऐसी क्रिया उत्पन्न होगी जो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। उसमें आप कुछ ना कुछ बोल ही सकते हैं क्योंकि ऐसी क्रिया ही हो रही है आपके अंदर। ऐसे मतलब एक्टिव पार्ट आ गया कि हम उसको क्या करें, बिना बोले हम रह नहीं पाएंगे। यानी आपको हम इतना क्रियाशील कर देंगे कि आप बोलेंगे ही और उसके अंदर जो आपके अंदर क्रिया हो रही है उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? उद्दीपन। यानी हम अपने आप की बातों को क्या कर ले, अपने आप को संभाल ना पाए, निश्चित रूप से कहना चाहिए कि एक्सप्रेशन कर दे, बता दे, काम कर दे, यानी जो क्रिया कर दे उसी क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? उद्दीपन। समझ में आ गया? उद्दीपन का मतलब समझ में आ गया ना? मान लीजिए एक झापड़ किसी को दे देते हैं और उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा आ जाएगा और वह अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और निश्चित रूप से रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। मतलब अजीब टाइप का बकेगा, इधर है ना, बातें करेगा। तो इसकी क्रिया ही क्या कहलाती है बच्चों? उद्दीपन, एक्सपोनेंशियलनेस। ठीक है, रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक बच्चों, और यहाँ जाएगा उद्दीपन मतलब क्या हो जाएगा। चलिए तो अब आगे देखिए, अंतर्क्रिया कहलाती है जीव द्वारा स्वयं को संभालने के लिए की गई क्रिया उद्दीपन कहलाती है। इसके बाद भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाओं के लिए विभिन्न अनुक्रिया करते हैं। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं अनेक प्रकार की संवेदनाओं के लिए क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। एक निर्जीव बस संवेदन के प्रति अनुक्रिया नहीं करते। यदि मैं कह दूंगा पत्थर को मारूंगा तो पत्थर क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा क्या, नहीं करेगा। टेबल को मारूंगा तो टेबल भी नहीं करेगा, यानी दीवार को मारूंगा तो दीवार भी नहीं। मतलब वहां पे एक निष्कर्ष निकलता है कि निर्जीव में कोई भी अनुक्रिया नहीं होती है, और यदि कोई क्रिया होगी वह सजीव जरूर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्सर्जन एक्सप्रेशन। इसका भी मतलब आप जानते हो बच्चों क्या है। एक्सक्रेशन का मतलब हुआ उत्सर्जन। इसमें क्या होता है कि अंतःयोगी पदार्थ अपने आप उत्सर्जित हो जाते हैं। देखिए क्या है, जीव सजीव शरीर का एक रासायनिक तंत्र है। सजीव जो होता है बच्चों, शरीर एक रासायनिक तंत्र है। ऊर्जा मुक्त करने के लिए पदार्थ निरंतर टूटते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, यह क्रिया उपापचय कहलाती है। ऊर्जा को मुक्त करने के लिए, यानी ऊर्जा को रिलीज करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आप भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। और जैसे आपको क्रिया मिल जाती है तो निश्चित रूप से उस प्रकार की प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, पाचन कहा जाता है। उपापचय क्रिया में कुछ रसायन शरीर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं जो शरीर के लिए विषाक्त होते हैं। इन विषाक्त पदार्थों शरीर से मुक्त होना अनिवार्य होता है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम खाना खाते समय या कुछ भोज्य पदार्थ का सेवन करते समय उसमें कुछ न कुछ क्या होते हैं, विषाक्त पदार्थ उपस्थित होते हैं। इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से मुक्त करना अनिवार्य होता है। यदि आप शरीर से विषाक्त पदार्थों को मुक्त नहीं करेंगे तो वह निश्चित रूप से एक पॉइजन बन जाएगा। अब पॉइजन का मतलब क्या होगा, निश्चित रूप से जहर बनेगा और व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब कहना चाहिए जो हमारे लिए अनुपयोगी पदार्थ है, वो जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो क्या होगा, निश्चित रूप से उसे रिलीज करना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। और मुक्त करना ही एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन। XYZ आप जानते हैं अपचित भोज्य पदार्थ अपशिष्ट के रूप में बाहर त्यागा जाता है, निश्चित रूप से क्या कहलाता है, उत्सर्जन। इसी तरह से आप दौड़िए, खूब दौड़िए, यहाँ पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ते जाइए। जब आप दौड़ना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर से निश्चित रूप से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। समझ आ गया, यानी वो हमारा क्या है, अनुपयोगी पदार्थ है। वो निश्चित रूप से क्या होगा, निकलेगा और निकलना भी क्या होगा, एक प्रकार का लाभ है। ठीक है, देखिए आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर से पसीना निकलना शुरू होगा। तो वो जो हमारा अनुपयोगी पदार्थ है वो किसी काम का नहीं है, वो क्या होना चाहिए, उसे निकलना ही चाहिए, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है बच्चों क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। जंतुओं में उत्सर्जन मुख्यतः मल का यूरिन के रूप में होता है। पौधों में ये उत्सर्जित पदार्थ गोमूत्र रेजिन हानिकारक पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। निर्जीव वस्तुएं उत्सर्जन नहीं करती। याद रखिएगा, कोई भी निर्जीव वस्तु है उसमें क्रिया नहीं होती है। ठीक बच्चों, याद रखना है। लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग में क्या होगा, क्रिया होगी, और नॉन लिविंग का मतलब क्या होगा, क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना हो क्या बोला जाता है बच्चों, सेलुलर स्ट्रक्चर।
ठीक है। फिल्टर स्ट्रक्चर का मतलब होगा जो संरचना आपको बताया था, कोशिका जीवन की एक संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की क्या होती है बच्चों? एक संरचनात्मक इकाई होती है। अब आपको मैं कोशिका कौन होगा? जो आपकी शरीर एक प्रकार की कोशिका ही। देखिए जब बच्चे का जन्म होता है एक छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर बनी है और 350 के आसपास यानी क्या होती है? बोन्स होती हैं। जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती चली जाती है और बच्चा वयस्क होता है, उस स्थिति में जब वयस्क बच्चा हो जाता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद 206 हड्डी बोन्स जो बचती हैं तो पूछा जाता है पेपर में कि एक स्वस्थ व्यक्ति की कितनी होती है? 206 होती है। वो सब एक दूसरे से जुड़ गए। तो मतलब कहना चाहिए कि जो हमारी जो संरचना बनती है एक कोश के हमारा शरीर जो एक प्रकार कोश का है। ये दीवार देखिए पहले दीवार नहीं थी, इसके पहले क्या किया गया था? लोहा बीम डाला गया होगा। लोहे के साथ कहना चाहिए कि बालू सीमेंट। लोहा बनाने के बाद उसमें यदि आप बाला रखेंगे तो बीम डाला जाएगी। फिर उसके ऊपर दीवार उठाएंगे। दीवार कैसे हो जाती है? दीवार ऐसे ईंट रख दीजिए, एक के ऊपर एक ईंट रख दीजिए और कह दीजिए दीवार बन गई। ऐसा नहीं है। वो क्या है? ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी एक लगातार सीमेंट का उपयोग किया, बालू का उपयोग किया, ईंट का उपयोग किया और पानी का उपयोग किया। ये सब आपस में मिक्स बन करके एक दीवार का निर्माण हो गई। चारों तरफ दीवार बन गई। दीवार के ऊपर आप छत आप डाल दिए तो क्या बन गया? पूरी तरह से एक कमरा बन गया और एक कमरा एक बड़ा क्या बन गई? एक कोशिका बन गई। इसी तरह हमारे शरीर की एक कोशिका है और ये कोशिकाएं क्या होती हैं बच्चों? भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई एक कोशिका होती है, दुई कोशिका होती है, एक कोशिका दो कोशिका वाले जीव होते हैं। इसके बाद 3 कोशिका नहीं बहुकोशिकी बोलते हैं। एक कोशिकी, दुई कोशिकी और बहुकोशिकी। ठीक बच्चों याद रखिएगा। एक कोशिकी वाला जीव कौन होगा? अमीबा पैरामीशियम। बहुकोशिकी में कौन आएगा? मनुष्य हो जाएगा और एलिफेंट हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं? बहुकोशिकी होते हैं। तो देखिए है क्या? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सभी सजीवों में कोशिकीय संरचना पाई जाती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है जिसे कोशिका कहते हैं। सभी सजीवों में कोशिका निश्चित रूप से पाई जाती है। अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। याद रखिए बच्चों कौन कौन से? अमीबा अभी मैं बताया था। अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं। मनुष्य, एलिफेंट और ये क्या होते हैं बच्चों? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है बन जाएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे उद्दीपक तो समझ में आ गया है। अब आप अपने आप को समझ जाइएगा। यदि मान लीजिए आपको कोई एक्साइटेड करता है तो आप एक्साइटेड नहीं होना है। वो आपको एक्साइटेड कर रहा है, कोशिश कर रहा है लड़ने के लिए। ये तो आपका एक कोशिकीय जीव हो गया बच्चों। अमीबा, मनुष्य, एलिफेंट, हाथी क्या होते हैं बच्चों? बहुकोशिकीय। ठीक है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। चलिए आगे चलते हैं। अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं।
क्योंकि इनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। तो क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव है। क्यों पाए जाते हैं जीव, क्यों जीव है एक कोशिकीय जीव, क्योंकि इसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। अन्य कई जंतु तथा पादप जिसका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और वह बहुकोशिकीय कहलाता है। बच्चों याद रखिएगा, अधिकांश सभी कोशिकाओं में कुछ मूलभूत संरचना होती है। उदाहरण के लिए सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। चाहे कोई भी कोशिका हो, निश्चित रूप से सेंटर पॉइंट पाया जाएगा। यदि हम कोशिका की बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से सेंटर पॉइंट है। ठीक है, चाहे कोई भी कोशिका हो बच्चों, उसमें निश्चित रूप से क्या पाया जाता है, केंद्रक, जो कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रण करती है। कोशिका का मुख्य भाग कोशिका द्रव्य का बना होता है। जो कोशिका का मुख्य भाग होता है बच्चों, कोशिका द्रव्य। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। पादप कोशिका पतली कोशिका, झिल्ली एवं सुदृढ़ कोशिका होती है। भित्ति द्वारा वृद्धि आती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेती है। और जंतु झिल्ली में कोशिका झिल्ली क्लोरोफिल बच्चों नहीं पाया जाता है। अब चलते हैं प्रजनन। क्या है बच्चों, प्रजनन। ये प्रजनन क्या कहलाता है, स्टार्ट करते हैं प्रजनन। आपको जानते हो कुछ, इसमें आपको यह देखने को मिलेगा बच्चों, रिप्रोडक्शन। प्रजनन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। अपने ही समान क्या होगा, प्रजनन का मतलब होगा अपने ही समान नए जीवों को जन्म देना। क्या कहलाता है बच्चों, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन भी सजीवों की एक विशेषता होती है। सभी सजीव जंतु अपने जैसे कई अन्य जंतुओं को उत्पन्न करते हैं। ऐसे कई जंतु जिनका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, वर्तमान में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो अपने जैसे क्या करते हैं बच्चों, जन्म देते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, प्रजनन। कोई जंतु जब अपने जैसा अन्य जीव उत्पन्न नहीं कर पाता है, वह विलुप्त हो जाता है। अतः यदि जंतु अपने समान जंतु उत्पन्न नहीं कर देगा तो एक दिन एक विलुप्त हो जाएगा। डोडो, डायनासोर आदि विलुप्त जाते हैं। मतलब कहना चाहिए कि जो जीव अपने ही समान यदि जीवों को उत्पन्न नहीं करता है, जन्म नहीं देता है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा दिन आएगा कि वह धीरे धीरे उसकी प्रजाति कम हो जाएगी, और प्रजाति कम हो जाएगी तो क्या होगा, सीधे विलुप्त हो जाएगी और सीधे संसार से वह मिट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे डोडो और दूसरा क्या बताया मैंने, डोडो और डायनासोर। डोडो और एक क्या है, डायनासोर। ये इनकी ऐसी प्रजाति होती है बच्चों कि धीरे धीरे अपने ही जाति को, अपने ही समाज जीवों को जन्म देना बंद कर दिए थे, और जब नहीं हुआ हो रहा था तो इसके बाद क्या हुआ, इनकी धीरे धीरे प्रणाली क्या हो गई, नष्ट हो गई और वह विलुप्त के कगार पर यानी विलुप्त हो गई। तो याद रखिए बच्चों कि उत्सर्जन ही एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। यह एक प्रकार की पीढ़ी है, ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलती रहती है। यदि यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो धीरे आने वाले समय में कोई भी जीव शेष नहीं बचेंगे, निश्चित रूप से विलुप्त हो जाएंगे और संसार खत्म हो जाएगा। इससे यह प्रजनन जो होता है बच्चों, प्रजनन क्या होता है, प्रजनन की परिभाषा ही होती है कि अपने ही समान नए जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। चाहे वह जीव हो, चाहे वह किसी प्रकार का जीव हो, चाहे मनुष्य के अंतर्गत बात हो जाए, चाहे आप जंतु के अंतर्गत बात कर लें, है ना। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, अपने समान बच्चों को ये जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। उदाहरण के लिए एक अमीबा टूट करके अपने समान दो संतत कोशिकाएं, एक अमीबा टूट करके अपने दो समान संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। दो संतत जीव बन जाते हैं
गुलाब तथा अदरक के पौधों में भी इन पौधों के भाग नए भाग उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ जंतु किसी अन्य की सहायता के बिना अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किसी अन्य की सहायता के बिना समान जीव उत्पन्न करते हैं, इसे एक लिंगी प्रजनन कहते हैं। एक इस प्रकार का प्रजनन सबसे सरल होता है जिसमें जीव दो भागों में विभाजित होता है। यानी कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जो किसी के बिना यानी किसी के संपर्क के बिना अपने समान जन्म देते हैं, तो उसे क्या कहता है? एक लिंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है बच्चों। प्रजनन सबसे सरल होता है, जीवों में दो भाग में विभाजित हो जाते हैं। जैसे अमीबा का नाम सुना, अमीबा विभाजित होकर के दो संदर्भ कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। इन जीवों में कुछ अनेक प्रकार के पौधों के समान होते हैं। यह प्रक्रिया वास्तविक प्रजनन होती है, यानी इन पौधों के गुण सबसे जनक पौधों के समान होते हैं। यह प्रक्रिया वास्तविक प्रजनन कहलाती है। बड़े बालक और जंतुओं में प्रजनन एक मादा तथा एक नर द्वारा संभव होता है और यह लिंगी प्रजनन कहलाता है। और यहाँ के बच्चों याद रखिए, अनुकूलन एडाप्शन का होता है। एडाप्टेशन का मतलब क्या हुआ? किस प्रकार से अनुकूलित करना, यानी अनुकूलन किस प्रकार का है, तो लिख लीजिए अनुकूलन। एक बच्चों को समझ में आ गया है अनुकूलन का मतलब क्या हो जाएगा? एडाप्शन, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब हुआ आप किस प्रकार से किस एटमॉस्फेयर आप निर्भर करते हैं, यानी कहां पे आप रहना पसंद करते हैं। देखिए क्या हुआ, अनुकूलन वह परिस्थिति है जिसमें सजीव प्राणी अपने वातावरण में जीवित रहना तथा प्रजनन करना सीखते हैं। हम जानते हैं कि विभिन्न पक्षियों की चोंच विभिन्न प्रकार की होती है जो विशेष प्रकार के पोषण के लिए प्रयोग की जाती है। चील की नुकीली, चील की जो होती है बच्चों नुकीली तथा मुड़ी हुई चोंच होती है जिसमें वह अपने शिकार को फाड़ कर सकती है और काट फोड़वे की लंबी तथा कटोरे की लंबी और नुकीली चोंच होती है जिससे वह वृक्ष की छाल में छेद करके इसमें उपस्थित कीटों को खा सकता है। पक्षियों में हल्की तथा खोखली हड्डियां पाई जाती है जो उन्हें उड़ने में सहायता करती है। कुत्ता गर्म मौसम में अपने बालों को गिरा करके स्वयं को मौसम के अनुकूल बना लेते हैं। कुत्ता गर्म मौसम में अपने बालों को, यदि गर्म मौसम में क्या करते हैं, अपने बालों को गिरा करके स्वयं को मौसम के अनुकूल बना लेते हैं। मतलब कहना चाहिए अनुकूलन का मतलब आपने समझ गया होगा कि एडाप्टेशन का मतलब आप किस वातावरण में रह सकते हैं और किस प्रकार का जीवन यापन कर सकते हैं, यानी प्रजनन करने के लिए आपको किस प्रकार का क्या एटमॉस्फेयर चाहिए। तो ये बस आपका अनुकूलन के अंतर्गत आता है। अनुकूलन में परिस्थिति कुछ परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर स्थानांतरित किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करता हूँ, कीटों में कुछ जातियां जैसे मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर पर कुछ प्रकार के कीटनाशकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें कुछ प्रकार के कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई। आधुनिक घोड़ा घोड़े में सबसे प्राचीन जात को बहुत छोटी थी, वे विकसित हो गए। मनुष्य के प्राचीन काल से विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर करके विकसित हुआ है। तो बच्चों इसमें आपने क्या पढ़ा? अनुकूल। अनुकूल वह परिस्थिति है जिसमें सभी प्राणी अपने वातावरण में जीवित। अनुकूलित स्थिति की डेफिनेशन लिखना है। अनुकूल वह है परिस्थिति है मतलब आप किस प्रकार से जीवन यापन कर सकते हैं। अनुकूल वह परिस्थिति है जिसमें सजीव प्राणी अपने वातावरण में, जिसमें सजीव प्राणी अपने वातावरण, जिसमें सजीव प्राणी अपने वातावरण क्या करता है, जीवन रहने के लिए नहीं,
वातावरण में जीवित रहना तथा प्रजनन करना, में जीवित रहना तथा प्रजनन करना सीखते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। जीवित रहना सीखते हैं और जिसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक बच्चों, समझ आ गया? यदि आप उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं बच्चों, जैसे मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, कीटों की कुछ जातियां, कीटों की कुछ जातियां, कीटों की कुछ जातियां जैसे मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, ठीक है। मॉस्किटो क्या करते हैं, निश्चित रूप से पर कुछ प्रकार के कीटनाशकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपने इसमें अनुकूलन पढ़ा है। अनुकूलन के साथ साथ रिप्रोडक्शन पढ़ा आपने। रिप्रोडक्शन में प्रजनन किस प्रकार का होता है, फिर सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ा और एक्सप्रेशन पढ़ा। इसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ा, यानी उद्दीपन आपने पढ़ा। तो बच्चों उद्दीपन तो जरूर पढ़ा, लेकिन उद्दीपन की क्रिया इतना जल्दी अपनाना नहीं है। क्रिया होनी चाहिए, क्रिया होने के लिए आपको निश्चित रूप से अपने आप को बंधन बनाना पड़ेगा। यदि इस संसार में, इस दुनिया में यदि आपको कुछ एक्सप्रेशन की कंडीशन आती है तो पहले उसको क्या करना चाहिए बच्चों, संभालना चाहिए। अपने आप को एडाप्टेशन करना चाहिए। इसी तरह यहाँ एडाप्टेशन भी लिखा हुआ है, उद्दीपन के साथ साथ आपको अनुकूलन भी बता दिया है कि आप किस प्रकार से एडाप्ट कर पाएंगे अपने आप को। तो याद रखना है बच्चों, विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्दीपन क्रिएट होते हैं। तो अपने आप को संभालना निश्चित रूप से क्या कहता है बच्चों, उद्दीपन, यानी क्रिया जरूर होती है और उस क्रिया को आप कहां तक पहुंचाते हैं, या उस स्तर पे एक्साइटेड हो जाते हैं या एक्साइटेड होते हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इसलिए आप विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों। तो यह आपका आज से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके पश्चात मैं आपको 7 चैप्टर का बच्चों क्या लिखाऊंगा, 7 चैप्टर का आपको प्रश्न उत्तर दिखाएंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप अपने घर में लॉकडाउन का पालन तो करते होंगे निश्चित रूप से, लेकिन घर में भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो एक काम और कीजिए, खाना खाने के साथ साथ, खाना खाना स्वस्थ नहीं है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। यदि इस समस्या की घड़ी में जो दुनिया इस तबाह हो रही है, तो यदि आपको ऐसी कंडीशन का सामना करने के बावजूद भी, यानी इस स्थिति में भी आपको पढ़ाई कराई जा रही है, YouTube के माध्यम से आपको पढ़वा रहे हैं, तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, आप होमवर्क कीजिए। कमेंट्स आता है कि पता चला है बहुत सारी जानकारी मेरे बच्चे काफी नहीं लिख रहे हैं, तो आप लिखें, पढ़ें, समझें। पेपर अनिवार्य रूप से होगा, यह नहीं है कि पेपर नहीं होगा, पेपर होगा तो बिना बताए नहीं, पेपर आपको जानकारी दी जाएगी और आप अच्छे से पढ़ें, याद करें, समझें। ठीक है बच्चों, और जो आपका क्वेश्चन है निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ओके।